की पढ़ाई के बाद तुम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हो जब मन काम करना बंद कर देता है कि अब नहीं पढ़ पाएंगे। गर्मी आ गई है, सब बढ़िया लखानी का चप्पल ले लो, आराम से चप्पल पहन के आओ और मच्छरदानी ले लो, वो जो लिक्विड वाले वो सब मत लगाओ, तुम्हारा लंग्स खराब हो जाएगा। और पहला इसके अलावा तुम्हें सबको एक काम करना है, मोबाइल सबके पास, इसको डाउनलोड करना है। तुम घर गए, फोन को तुमने सोचो उस पर फ्लाइट मोड पे डाला, हेडफोन लगाया और लेट गए, कुछ और नहीं करना, ये तुम्हें दिशा निर्देश देता रहे। जब तक मैं आ रहा हूँ तब तक करके दिखाओ तुम मुझे। सिर्फ आप 2 मिनट आज घर जाके करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स। गर्मी आ गई है, गर्मी आ गई है, सब बढ़िया लखानी का चप्पल ले लो। लड़कियों को नहीं, लड़कियां अपने हिसाब से जो पहनना पहने, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं। सब लखानी का बढ़िया चप्पल ले लो, आराम से चप्पल पहन के आओ, क्योंकि अब गर्मी तो है नहीं, ठंडक तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से तुम स्लीपर पहन के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सामान्य रहो, सामान्य से कपड़े पहनो, सामान्य, बहुत अति सामान्य होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। एक खादी में तुमको 50 रुपए मीटर, 100 रुपए मीटर कपड़ा मिल जाएगा, बढ़िया। अभी तुम अति सामान्य होने की कोशिश मत करो कि लोग मुझे देखें, मैं 5 लाख की घड़ी लगा लूं, सीके का शर्ट पहन लूं, कोई फायदा नहीं है, अभी कोई फायदा नहीं है। अभी तुम साफ सुथरा रहो, साफ सुथरा रहो और सामान्य रहो, शांत। अभी तुम 2 काम करो, एक सामान्य रहो और साफ सुथरा रहो। बहुत ज्यादा अपने आप को दिखे, तुम क्या दिखा रहे हो? तुम्हारे पास पद आ जाए तो लोग तुमको खुद ही देखना शुरू कर देंगे। तुम किसी पार्टी में गए और तुम 10 लाख रुपए का सूट पहने हो 15 लाख का, और तुम कुछ हो ही नहीं। इसलिए जितने लोग कुछ नहीं होते तो कपड़े और गहने पे बड़ा ध्यान देते हैं। शादी विवाह में देखो, किसी आयुष को तुम नहीं देखोगे 4 चेन पहना हुआ है सोने की, 5 घड़ी अंगूठी पहना है ना, उसको जरूरत ही नहीं है। सिंपल उसने सूट डाली, शर्ट डाली, जीन्स पहना, पैंट पहना, चला है। सब भाग रहे हैं उसके पीछे, साहब साहब नमस्कार साहब, एक बार आप हमारे मुंह पे थूके थे नवाबगंज में, अच्छा अच्छा। पर जो कुछ भी नहीं है उसको दिखाने की बहुत तलब है। तो जैसे रामचंद्र जी 14 साल जंगल में गायब हो गए, ऐसे तुम भी गायब हो जाओ। जो लोग तुम्हारे जीवन में विधायी बातें तुमसे करते हैं, उनका छोड़ के सबका नंबर डिलीट कर दो। ये तुम्हारे मामा है, बुआ है, फूफा है, और तुमसे अच्छी बातें करते हैं, तुम जब उनसे बात करते हो तो तुमसे वो विधायी बातें करते हैं। ये पैरामीटर बनाओ रिश्ता रखने, बाकी सबका डिलीट कर दो। कह दो हमारी नौकरी लग गई HCL में, और हम दिल्ली जा रहे हैं, वो हम IAS की तैयारी नहीं करेंगे। सबको बता दो कि हम तैयारी छोड़ दिए। सब बेवकूफी का काम है, किसी का होता है नहीं। हाँ, ड्रामा करना तुम्हारा काम है ना। अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो जीवन में करोगी क्या? अगर तुम ड्रामा नहीं कर सकती, हमें जहां पर्सनल जरूरत पड़ती है तो हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम तो ज्यादा ही बोलते हैं। तुम अपना अपना देख लो। हाँ, चक्कर आ रहा घर जा। वो झूठ बोलना एक कला है, सब नहीं बोल सकते। सच बोलना कोई कला थोड़ी है। सूरज चमक रहा है, ये सच है, लेकिन सूरज अवध ओझा की शक्ति की वजह से चमक रहा है। अगर मैं इसको साबित कर ले जाऊं और देश दुनिया का 80% लोग मानने लगे, तब मैं योग्यता, तब इसको बोलते हैं योग्यता, क्षमता। क्या बाबा जी महाराज, आप जो है
सच बोलना, इसीलिए जो लोग सच बोलते हैं वो कुछ ऐसे समाज में दबे कुचले रह जाते हैं, क्योंकि सच बोलना क्षमता ही नहीं है। कोई लोग झूठ ही नहीं बोल पाते, चाहते हैं बोल ही नहीं पाते, उल्टा सीधा झूठ बोलते हैं, छोटा मोटा झूठ बोलते हैं। एक बार मैंने क्लास से कहा कि मैं साइकिल से मेट्रो तक आता हूं, तो एक लड़के ने कहा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अगर बात सच हुई तो? वो खड़े होकर चैलेंज कर दिया उसने। कई बार होता है, जैसे एक बार मैंने लड़कों से कहा, मैं एक सेमिनार ले रहा था, मैंने कहा कि विवेकानंद की वो वाली फोटो लगा लो जिसमें लिखा हुआ अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। तो लड़का आगे ही बैठा था, कहा आपके मोबाइल में है? हमने कहा यार मेरी में तो नहीं है। कहा तो हम लोग क्यों बता रहे? आपने गोल तक पहुंच गए? फिर मैंने फोन में लगाया, फिर उसको बुलाया धीरे से, इधर ऐसा कर देखो। तो उसने देखा ऐसे। हमने कहा अभी सबके सामने मैं कह देता तो तुम्हारी बेइज्जती होती, तुम बड़ा ग्लानि महसूस करते। 3000 लोग बैठे हुए हैं। मैंने तो किसी वीडियो में बताओ जब कहा झूठ मत बोलो, कहा ही नहीं सकता। जो काम मैं करता हूं मैं दूसरों को मना ही नहीं कर सकता, संभव है नहीं। संभव ही नहीं है। और मच्छरदानी ले लो, वो जो लिक्विड वाले, वो सब मत लगाओ, तुम्हारा लंग्स खराब हो जाएगा। मच्छरदानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सब लोग मच्छरदानी लो जिससे सुकून की नींद आए रात में। और नींद नहीं आए, डीडी बसु उठा लो, अपने आप आ जाएगी। 4-5 किताबें मैं बता देता हूं, वो नींद लाने की बेहतरीन किताबें हैं। एक हिस्ट्री की किताब है, सुमित सरकार, बहुत शानदार किताब। उसके बाद 3-4 लाइन पढ़ोगे, डीप स्लीप में चले आओगे। वो खड़ा होके पढ़े, खड़े होकर नींद अगर तुमको आ रही है कि, इसीलिए तो तपस्या मतलब कष्ट देना। कष्ट देकर ही किसी चीज को तोड़ा जा सकता है। जैसे अगर हमें इस कुर्सी को बदलना है तो इसको गलाना पड़ेगा। अगर इसमें बर्फ रखेंगे तो ये बदलेगी? नहीं बदलेगी। तब मतलब हीट, किसी भी चीज को बदलने के लिए हीट देनी पड़ती है। तो तुम्हें अपनी आदतों को बदलना है तो तुम्हें अपने आप को हीट देना पड़ेगा। पेन, दर्द, तो तुमको मान लो बहुत नींद आती है, तुमने डाइस ले लिया, खड़ी होकर पढ़ने लगी। अब अगर खड़े होकर भी नींद आ गई, और पहला, इसके अलावा तुम्हें सबको एक काम करना है, मोबाइल सबके पास। कितने लोग इंग्लिश मीडियम के हैं? ज्यादातर लोग। यूट्यूब में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं, टिम रो की योग निद्रा है, ये इंग्लिश में है। इसको डाउनलोड करना है, टिम रो की योग निद्रा। पहली कहानी यहां से शुरू करेंगे, और सुबह 7 बजे से, मतलब क्लास में ही रहोगे। यहां से जाने के बाद जब 4 बजे यहां से जाओगे, इसको करना है। इसको डाउनलोड करके करना है, बीच बीच में फोन आता रहेगा। तो तुम घर गए, फोन को तुमने स्विच ऑफ, उस पर फ्लाइट मोड पे डाला, हेडफोन लगाया और लेट गए। कुछ और नहीं करना, ये तुम्हें दिशा निर्देश देता रहे। जब तक मैं आ रहा हूं तब तक करके दिखाओ तुम मुझे। तो संकल्प लेने के लिए कहेगा, चाहे कोई संकल्प ले लो, तो तुम संकल्प अपने हिसाब से ले लो। जैसे तुम संकल्प ले लो
कि मुझे अपने मन को जीतना है। आप हैरान हो जाएंगे, एक सिंपल चाय वाला जो चाय बेचता था बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बिकॉज एज अ चाय वाला ही बिलीव कि मैं छोटे काम करने के लिए नहीं आया, मैं कुछ बड़ा काम करने के लिए आया। एक कंडक्टर जो बस में टिकट बेचता था बिकम्स रजनीकांत, द सुपरस्टार ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा, क्योंकि एज अ बस कंडक्टर जिस दिन उसको समझ में आया कि मैं ये छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आया, ना वो खुद बदला, उसने पूरी की पूरी कायनात को बदल दिया। और मैं आपको बता दूं, एक सिंपल अखबार बेचने वाला व्यक्ति जो घर घर जाके न्यूज़पेपर डाला करता था बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम, बिकॉज जिस दिन वो अखबार बेच रहा था उसको पता था कि मैं ये करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सारा का सारा खेल इसका है। जिस दिन तुम पे भरोसा हो गया कि तुम कुछ नॉर्मल ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आए हो, आपके आजू बाजू में सब बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं हुआ, दुनिया आप पे भरोसा करे, आपका जिंदगी कभी नहीं बदलता। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। लाइन को बिलीव होता है कि मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए वो जंगल का राजा है। रॉजर बेनेस्टर को बिलीव हुआ कि मैं 4 मिनट माइल को ब्रेक कर सकता हूं, इसलिए उसने 4 मिनट माइल को ब्रेक कर दिया। सचिन तेंदुलकर को बिलीव हुआ कि मैं 200 रन बना सकता हूं वनडे के अंदर, उसने 200 रन बनाए। उसके पीछे पीछे 10-12 लोगों ने और बना डाले। सारा का सारा खेल एक ही चीज के है कि आपको विश्वास है तो आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, आज इस बिलीफ को लेके बाहर जाना मेरे दोस्त, कि आप किसी भी एज से हो, कोई मैटर नहीं करता। क्राइस्ट बिगिन एट 30, क्राइस्ट ने 30 साल में शुरू किया। अब्राहम लिंकन बिगिन एट 52, केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स बिगिन एट 62। 57-60 साल की उम्र में इन्होंने करियर शुरू किया। जो बाइडेन जो आज प्रेसिडेंट है, 75 साल की उम्र में प्रेसिडेंट बने। एज मैटर ही नहीं करता। ये मैटर नहीं करता कि आपका उम्र क्या है, आप कब शुरू कर रहे हैं। ये मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन क्या है, ये मैटर नहीं करता आप काले हैं कि गोरे हैं, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, परिवार संपन्न है कि नहीं। एक ही चीज मैटर करती है, साला खुद पे भरोसा है कि नहीं। और वो किसी भी उम्र में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में पेड़ से चढ़कर गिर गए। पेड़ पे चढ़ते चढ़ते जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े आदमी, 90 साल की उम्र में पेड़ से गिर गए, हड्डी टूट गई। तो किसी ने बोला, भाई साहब 90 साल की उम्र में पेड़ पे चढ़े? बोला 90 साल हो गया, आज तक पेड़ पे नहीं चढ़ा, सोचा चढ़ के देखता हूं कि होता क्या है। कोई भी एज कम नहीं है कुछ भी नया करने के लिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई एज मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर नहीं करता। आप कौन से गांव से आते हैं, कौन सा गांव है एपीजे अब्दुल कलाम का? कोई साला मद्रास में। कहां से निकल के आदमी। और ये कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटना है। ऐसा एक स्टोरी नहीं है, ऐसा मैं दर्जनों कहानियां सुना सकता हूं कि आदमी ने जब अपने ऊपर भरोसा किया, कायनात उसका मुकद्दर बनाने में लग गई। बड़ी प्यारी परंपरा है त्याग और तपस्या, सैक्रिफाइस एंड पेनेंस। लेकिन त्याग मतलब ये नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे, वो मूर्खता है। हाँ, मोटिवेशन नहीं, नो मोटिवेशन। बदलो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, तपस्या करो। चमकने के लिए तापमान सहना पड़ेगा सर। त्याग बिना तपस्या के संभव ही नहीं है। पूरी दुनिया आपकी। भारत में एक बड़ी प्यारी परंपरा है त्याग और तपस्या। सर इतनी प्यारी परंपरा है, इतनी प्यारी। त्याग, सैक्रिफाइस एंड पेनेंस। सर बड़ी प्यारी प्रक्रिया है, बड़ी प्यारी। लेकिन मैंने फिर कहा, उल्टा कर दिया। हीरा बड़ा प्यारी चीज है सर, कोयला ही है सर वो। हीरा कोयला है, लेकिन जब वो 35 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल लेता है, चमकने लगता है सर। और इस टेम्परेचर को सबको झेलना पड़ेगा सर। चमकने के लिए तापमान सहना पड़ेगा सर, कोई रास्ता ही नहीं है सर। लेकिन मजा बहुत आता है सर। मैंने कहा ना, अगर डायरेक्शन मिल जाए, दिशा मिल जाए, मजा बहुत आता है सर। एक खेल शुरू होता है जीवन में बड़ा प्यारा सा।
एक बड़ा प्यारा खेल शुरू होता है, आंतरिक युद्ध शुरू होता है। आप दो भागों में बंट जाते हैं, एक पुराना अवध ओझा, एक नया अवध ओझा, और दोनों में लड़ाई होती है। पुराना अवध ओझा कहता है कि शराब पी लो 2 घूंट, क्या बुराई है। नया कहता है कि शराब पियोगे यार, जब तुमको पता है कि ध्यान उससे बड़ी शराब है। और लड़ाई होती, और आप दोनों को देखते हो ऐसे। उन दोनों को देखना ध्यान है सर। त्याग और तपस्या, त्याग और तपस्या। अब धर्म के 2 विश्लेषक हैं, एक प्रीस्ट, एक संत, सेंट। ये प्रीस्ट कौन है? ये हर धर्म का स्कूल टीचर है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये हर धर्म का स्कूल टीचर है। ये संत कौन है? ये हर धर्म का साइंटिस्ट है। इसलिए जब भी कोई समाज पुरोहितों के कब्जे में आ जाता है तो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। दोनों की यूटिलिटी है सर, लेकिन उनका स्थान बड़ा ऊंचा है। हर धर्म के 2 विश्लेषक होते हैं, एक पुरोहित, प्रीस्ट। हर धर्म के, हिंदुओं के पुरोहित हैं, मुसलमानों के पुरोहित हैं, क्रिश्चियनों के पुरोहित हैं। ये सिर्फ स्कूल टीचर हैं बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एनालिसिस इनको पता सब कुछ होगा, इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी, ये रटे हुए होंगे, इनको सारे ग्रंथ पता होंगे, और हिब्रू में बोलेंगे, अरबी में बोलेंगे, संस्कृत में बोलेंगे, और माहौल बना देंगे एकदम से। ये साइंटिस्ट हैं। इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, इनके पीछे मेजॉरिटी चलेगी, क्योंकि मेजॉरिटी इनके पीछे चलेगी, इनके पीछे माइनॉरिटी। यहां जो है आउटर फीचर में बड़ा महत्व होता है, आउटर, बाहर से। यहां इंटरनल। अब पुरोहित जो है, पुरोहित, इसके लिए त्याग बाहरी है, बाहरी त्याग है, बाहरी। इसका हर काम आउटर है, तो इसके लिए त्याग क्या है? धन। इसका सारा काम बाहरी है। ये जब तुमसे कहेगा त्याग का, तो कहेगा धन। आप कहोगे यार इतनी मुश्किल से कमाया धन, और दान कर दें। और इसके लिए तपस्या क्या है? माला, कि एक माला पकड़ लो और फेरते रहो। जुए के अड्डे बैठो, वहां भी फेर लो, शराब के अड्डे बैठो, वहां भी फेर लो। सब बाहरी, सब बाहरी। इसीलिए जितने लोग इनके पीछे चलते हैं उनको रिजल्ट नहीं मिलता। सिफर में रहते हैं। लेकिन जब आप इनके पास आओगे, संत, आहा, संत, जब आप संतों के पास आओगे, यहां बाहरी चीजें नहीं है, यहां अंदरूनी चीजें हैं। संतों के पास बाहरी चीजें नहीं है, आंतरिक। अब सेंसस पे एक आदमी एक्स, ये सेंसस पे जी रहा है, सेंसस पे 5 इंद्रियां हैं, टंग, स्किन, ईयर्स, नोज, आईज, एक्स।
ये 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 कामेंद्रियां हैं, ये 5 सेंसेस हैं। और 25 साल तक, 25 इयर्स तक आप इनके साथ रहे, और ये अपने बॉस का हुक्म का पालन करती रही, यानी माइंड, इनका बॉस माइंड। और माइंड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत। माइंड के इसी फीचर को ध्यान में रखकर एक बहुत बड़ा समाज कोशिश करता है संस्कार देने का। अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, जिंदगी को स्मूथ बनाती है संस्कार। संस्कार जिंदगी को सरल बनाती है, महान नहीं बनाती। मन की इसी फीचर को ध्यान में, आदत। तो लगभग सभी धर्म, हिंदुओं ने मठ स्थापित किए, मुसलमानों ने मदरसा बनाया, बचपन से यहां बचपन से बच्चे लिए जाते हैं, बचपन से यहां बड़ों का एडमिशन नहीं होता, बचपन से। और बचपन से उन्हें एक विशेष तौर तरीके का संस्कार दिया जाता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि संस्कार जीवन को सरल बनाता है, महान नहीं बनाता। अगर सिर्फ संस्कार से लोग महान बनते तो ये सारे मठ और मदरसा के बच्चे सारे आईएएस होते, पीसीएस होते। इनमें से कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद नहीं। तो ये सारे अगर सिर्फ संस्कार लोगों को महान बनाते तो सारे यहां के बच्चे ही बड़े बड़े अधिकारी होते, बड़े बड़े सेवादार होते, मंत्री होते, प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आपने जीवन में देखा होगा, आपके यहां जो पुरोहित पूजा कराने आता होगा, बड़ा संस्कारी, बिना नहाए खाना नहीं खाएंगे, दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो कभी कभी आपके मन में हो सकता है आता हो कि यार इतना पालन करने के बाद ये स्तर क्यों? संस्कार जिंदगी को सरल बनाते हैं, तो महान क्या बनाते हैं? तो महान क्या चीज बनाती है? वो महान बनाती है साधना। अब ये क्या है साधना? अब ये 5 इंद्रियां आपकी 25 साल की हैबिट। मैं इसलिए नहीं डरता हूं क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर वो 10, 20, 30 हजार कुछ भी लगा के आ रहा है तो ये इंडस्ट्री जो उसको लौटाती है वो करोड़ों रुपए से अधिक की ज्ञान, चीजें, जिंदगी लौटाती है। वो उसके लायक भी नहीं था। आप ये सोचिए कि अगर आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग ना मिली होती, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग ना जानते, अगर आज आपको किसी ने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में ना लाया होता, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी होती जैसी आज है? क्या आप वैसे होते जैसे आप आज हैं? क्या आपका कॉन्फिडेंस वैसा होता जैसा आज आपका कॉन्फिडेंस है? क्या आप वैसे इंसान होते जैसे आज आप हैं? राइट? आपके अंदर जो इंसान पैदा हुआ है, आपके अंदर जो लीडर पैदा हुआ है, आपके अंदर जो सोच पैदा हुई है, ये डायरेक्ट सेलिंग की देन है। इस इंडस्ट्री ये पैसों से नहीं मिलती, ये पैसों से नहीं कर। अरे 10,000 क्या, साला लाख रुपए भी लगाने में डरो मत। अरे लगा, डरिए मत। हमारे हार का सबसे बड़ा कारण है हम पैसा लगवाने में डरते हैं। हमें लगता है ये तो गरीब है, अगर इसका डूब गया तो हमको अरे घंटा बद्दुआ देगा, घंटा बद्दुआ दोगे तुम सलाम को। तुम फेल हो गए तो मैं रीजन, तुमसे हो नहीं पाया तो मैं खराब।
और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी असफलता के लिए कोई और जिम्मेवार था, तो साला जिंदगी भर नहीं 7 जन्म तक असफल रहोगे तुम। मैं कहां से जिम्मेवार हूं? एक बात समझिए, आप किसी के भी असफलता के जिम्मेवार नहीं, सिर्फ अपनी छोड़ के। आप किसी के भी असफलता के जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ अपनी छोड़ के। कभी इस दुख में मत जाइए कि मैंने उसका लगवा दिया था और उसका अरे आपने उसको कुछ दिखा दिया था, उसका राहु केतु साला सब खराब चल रहा है, वो कुछ नहीं होता। आपने काम किया था। और एक बात याद रखिए, अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में गरीब है, दुख में है, तो क्या वो आपके चलते हैं? क्या आपका कंट्रीब्यूशन है उसकी गरीबी में? क्या आपने उसे गरीब रखा है? वो अगर गरीब है तो प्रकृति के चलते हैं, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के चलते हैं, या फिर ईश्वर या फिर ब्रह्मांड की किसी शक्ति के चलते हैं, या फिर अपनी सोच विचार आदतों के चलते हैं, चरित्र के चलते हैं, ज्ञान के चलते हैं। आपका उसकी गरीबी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अगर वो गरीब इंसान ईश्वर किसी भी माध्यम से आप तक भेजता है, तो आपको यह मानना चाहिए कि ईश्वर मुझे उस इंसान की गरीबी को दूर करने का माध्यम बनाना चाहता है। दिए 2-4 हजार लोग वैसे देखे चलाएंगे भैया, ये लो। पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। यही तो मैं बार बार कहता हूं कि तुमको पहले यह पता करना है कि यार क्यों पढ़ना है, क्या फायदा होगा पढ़ के। तुम नमक भी 10 रुपए का खरीदते हो क्योंकि वो तुम्हें फायदा करता है। तुम्हारे दिमागों में गलत बात बैठा दी गई है कि पढ़ना है नौकरी पाने के लिए, बस इसीलिए तुम परेशान हो। पढ़ना है समझने के लिए। जब समझ जाओगे तो ये अपने आप खुल जाएगा, तो खुद पढ़ने लगेगा। तो जब ये खुद पढ़ने लगेगा तो नौकरी भी अपने आप ही मिल जाएगी। किसी काम को तुम ज्यादा कब करते हो? जब तुमको उसमें मजा आने लगता है। ये धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं तो किस बहाने से पढ़ाई जाती हैं? कि इनको पढ़ोगे तो स्वर्ग मिलेगा। जैसे हमारे बच्चों में ज्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता है, बच्चों में बहुत होता है पढ़ने का इंटरेस्ट, लेकिन जब वो देखते हैं कि सब कुछ रटना है, बच्चे रटने का बड़ा विरोध करते हैं। तो मां बाप बचपन से अपनी हैसियत के अनुसार बच्चों को बचपन से एक सपना दिखाते रहते हैं कि 10th में 95% ले आओगे तो स्प्लेंडर दिला देंगे, 12th में अगर 98% आ गया स्विफ्ट। क्योंकि माँ बाप भी जानते हैं कि सबको पढ़ने में मजा नहीं आता। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, उसकी नौकरी लगेगी। तुमको अंदाजा नहीं कि तुम्हारे पास ये क्या है। तुमको ध्यान करने से मना किया जाता है, कभी कभी तो घर वाले भी करते हैं। तुम अगर बैठे लगो 1 घंटा तो माँ बाप टेंशन में आ जाए, और गलती से तुम किसी दिन गेरुआ शॉल ले आए
बुद्ध ने गलती कर दी थी, बाद में माफी मांगा उन्होंने। ध्यान का मतलब एक सशक्त मन का निर्माण, और उस सशक्त मन पर ही एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण होगा। पर्सनालिटी कहीं से खरीदी जाती तो राहुल गांधी को भी ना देते खरीद के। उनके पास कौन सी पैसे की कमी है? जर्मनी से ट्रेनिंग करके आए पॉलिटिकल लीडर से। आज तक दुनिया में कोई कोचिंग नहीं खुली जो नेता बनाए। आईएएस बनाने की कोचिंग है, जज बनाने की कोचिंग है, दुनिया में कोई कोचिंग नहीं जो नेता बनाए। मैं खोलने जा रहा हूं अगले साल। क्योंकि व्यक्तित्व का गेम है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी का संबंध है मन से। और जितना ताकतवर मन, ताकतवर, जो भी चीज तुमसे बड़ी है वो तुमको गुलाम बना लेगी, कोई भी। और किसी चीज को छोड़ना नहीं है, और हर चीज को सामने रखना है। मेरे एक मित्र हैं वाजपेयी जी, हैदराबाद में, न शराब पीते हैं, न मीट खाते, कुछ भी नहीं, लेकिन घर में एक बार बना रखा है। मैंने कहा वाजपेयी जी आप? बोला ओझा जी लोग कहते हैं कि शराब के साथ रहो तो इसकी लत पड़ जाती है, मुझे तो नहीं पड़ी। ताकत वाली बात है। कहते मैं इसमें बैठता रहता हूं, देखता रहता हूं। किसी से दूर भागना, यही तो हिंदुस्तान में लोगों ने गलत रास्ता अपना लिया, जंगल भाग गए। अब जंगल में स्त्री दिखाई नहीं पड़ेगी तो तुम्हें 2 साल बाद फील होने लगा कि मैं जीत गया, अब मुझे स्त्री प्रभावित नहीं करती, फिर सड़क पे आओगे। ध्यान करने का मजा जंगल में नहीं है, ध्यान करने का मजा सड़क पे है, बाजार में। कम से कम डेली एहसास होता रहेगा ना कि विकास कितना हुआ। इसलिए जो लोग जंगल वंगल भाग जाते हैं 15-20 साल बाद लौट के आते हैं, बहुत सर पटकते हैं अपना। क्योंकि जब तुम्हारे सामने कोई चीज नहीं है तो तुम्हें 2 साल बाद फील ही होने लगेगी। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतने सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो, चेकबुक लेकर, और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, लेकिन चलो साइकिल पर, और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। तुम ताज होटल में एंटर किए, उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी। हमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे। तब तो मजा जिंदगी का। और तुम 20,000 का जूता पहने हो, 50,000 की घड़ी पहने हो, और डायबिटीज के पेशेंट हो। आज यही तो हो रहा है। आज क्या हो रहा है? लड़के फेशियल करा रहे हैं, लड़के फेशियल करा, एलमंड मास्क लगवा रहे, एलमंड, लेटे हुए। नाचने जाओगे? नहीं। तब तुम वहां देखो मोती झील पे सुबह सुबह लड़के एक्सरसाइज करते हैं। मेरे ख्याल से सारा इंस्ट्रूमेंट है वहां पे, जो छोटा सा वो मंदिर बना हुआ हनुमान मंदिर, सारा इंस्ट्रूमेंट वहां पे है। और से लड़के बॉडी वॉडी बना के सुबह सुबह टी शर्ट पहन के बैठे हुए। नहीं पढ़ाई हो रही ना, यही सब करो। बाजार में बुलेट उठा के पटक दिए, 2-4 हजार लोग वैसे देखे चलाएंगे, भैया ये लो। कुछ तो करो। 1 साल यार, अगर तुम 14 साल जीवन में आइसोलेट रह लो तो तुम भगवान बन जाओ। रामचंद्र जी इसी का 2 उदाहरण है।
तुमसे कौन भगवान बनने के लिए कह रहा है? तुम बस 1 साल आइसोलेट रह लो, 1 साल, और तुम आईएएस बन जाओगे। 1 साल सारी दुनियादारी छोड़ दो, पागल बन जाओ, उल्टी सीधी बात करो लोगों से। लड़कियों को तो और आसान है, बाल खोल के आगे करके ऐसे ऐसे लगी चिल्ला। लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है, तुमसे डर के मारे तुम्हारे करीब कोई नहीं आएगा। 2 महीने में 1 बार कर दो, डेली मत करना। पता लगा डॉक्टर के पास ले जा रहे, इलाज करा रहे, झाड़ फूक का, और माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके उनको बता के कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, और उसी में जो तुम जिससे तुम सबसे ज्यादा चिढ़ती हो उसी को उठा के 2-3 जूता मार दो खींच के। मार डालूंगा, मार डालूंगा। डालूंगी नहीं, मार डालूंगा। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ऐसी कोई कहानी सुना दो, तुमसे वैसे ही लोग दूर रहेंगे। जो ज्यादा बैठ के तुमसे दुनियादारी करे उससे ऐसे धीरे धीरे आंख चढ़ा के देखना शुरू करो, समझ जाएगी आ रहा है। तो समझ जाएंगे आ रहा है। अच्छा दीदी चले, हाँ जाओ जाओ। और लड़कों के पास सबसे अच्छा हथियार क्या है? पैसा मांग लो। जो तुमसे ज्यादा मिले 10,000 मांग लो कि 10,000 दे दो यार, कोचिंग का फीस जमा करना है, 2 साल बाद दे देंगे। ना मिलने आए फोन करो। लड़ाई मत करो किसी से। जो चाह रहा है वो किससे हार रहा है? अपने मन से। शराब की पार्टी हो गई, पिए जा रहे हो, रात से सुबह हो गई, उल्टी किए, नींबू चाटे, फिर आके बैठ गए। फिर तुम्हारा दोस्त कहता है कि एक लिटिल बना दो। कितने युवा जो है कितनी कितनी चीजों के शिकार है। शराब, नशा और सेक्स, ये 2 चीज मन को तुरंत शांत कर देते हैं। आप देखो इसकी ललक कितनी बढ़ गई है। ये चर्चा करने का विषय है, ये भागने का विषय नहीं है। आज दोनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है मन को शांत करने के लिए। सेक्स तुरंत मन को स्टॉप कर देता है, सबसे इजी साधन, और इसकी वजह से पुरुषों को बीमारी हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा है। तो लोगों की चमक गायब है। बादाम पी रहे हैं सुबह उठ के, दूध पी रहे हैं, बादाम पी रहे हैं, शरीर में ताकत ही नहीं है, और स्त्रियां भी एक रोग का शिकार हो रही हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। हर आदमी इस वक्त इतना डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कर ही नहीं पा रहा जो चाह रहा है। वो किससे हार रहा है? अपने मन से। तुमको कमरे से बाहर निकाल ले जाएगा, कहेगा एक कप चाय पी लो, मूड फ्रेश हो जाएगा। मूड, लड़की के साथ बैठे हो तब नहीं मूड फ्रेश करेगा। 10 घंटा बैठे हो, 15 घंटा बैठे हो, तब नहीं कह रहा है कि एक कप चाय पी लो, 4 घंटा हो गया लड़की गोद में लेटे हुए, फ्रेश हो जाओ ना, तब इसको फ्रेश ही नहीं होना, तब इसको फ्रेश ही नहीं होना। मुजरा चल रहा है, देख रहे हो, शराब की पार्टी हो गई, पिए जा रहे हो, रात से सुबह हो गई, उल्टी किए, नींबू चाटे, फिर आके बैठ गए। फिर तुम्हारा दोस्त कहता कि एक लिटिल बना दो। जो इसकी बेवकूफी से इससे जो बच गया, डेली बना रहा है, डेली। कितने युवा जो है कितनी कितनी चीजों के शिकार है। शराब, नशा और सेक्स, ये 2 चीज मन को तुरंत शांत कर देते हैं। आप देखो इसकी ललक कितनी बढ़ गई है। ये चर्चा करने का विषय है, ये भागने का विषय नहीं है। आज तुम देखो, आज दोनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है मन को शांत करने के लिए। सेक्स तुरंत मन को स्टॉप कर देता है, सबसे इजी साधन है, और इसकी वजह से पुरुषों को एक बीमारी हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा है। उसको बोलते हैं प्रमेह, स्पर्मोहोरिया।
बहुत गंदी बीमारी, क्योंकि इस बीमारी का पता ही नहीं चलता। इस बीमारी में क्या होता है कि तुम्हारा जो स्पर्म है वो बहता रहेगा, स्पेशली जब तुम सुबह निवृत्त होने जाओगे तब बहता ही रहेगा, यूरिन के साथ बहता रहेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो तुम्हारा कमर दर्द शुरू हो जाएगा 22 साल की उम्र में। शक्ति रिलीज हो रही है ना। जिस वीर से बच्चा पैदा होता है, सृजन होता है, वो शक्ति ही तो है। लेकिन चूंकि तुम्हारे मनोभाव ऐसे बनते जा रहे हैं, देखो लोगों की चमक गायब है। बादाम पी रहे हैं सुबह उठ के, दूध पी रहे हैं, बादाम पी रहे हैं, शरीर में ताकत ही नहीं है। और स्त्रियां भी एक रोग का शिकार हो रही हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष हो रहे हैं, स्त्रियां भी हो रही हैं। हिस्टीरिया, 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 स्त्रियां भी हो रही हैं। कभी कभी मन करता है कि मार डालें सामने वाले को। आक्रामकता आ रही है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। सिगरेट, गुटखा, शराब की सेल कितनी बढ़ रही है। यह तीसरा लक्षण और बहुत गंदा लक्षण। तुमको डेली तुम्हारा मन बेवकूफ बना रहा है। डेली आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। जिस कल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आज ही तो है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार ध्यान करने के लिए कहता हूं कि देखो ये तुमको बेवकूफ बना रहा है। देखो युवाओं की हालत। कल रात में मैं वॉक शाम को नहीं कर पाया, तो रात हो गई, तो मैं कीड़गंज से निकला रात में 9 बजे। बहराना, बहराना से आनंद भवन पैदल, वहां से ममफोड़गंज चौराहा, गमछा, मास्क नहीं अब तो। और जब मैं जीएन झा की तरफ से निकला तो 2-3 लड़के जा रहे थे, उसमें से एक मेरा ही वीडियो देख रहा था। ममफोर्डगंज से फिर मनमोहन चौराहा, मनमोहन चौराहा से हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर से मेडिकल चौराहा, मेडिकल चौराहा से ओवरब्रिज मैंने नहीं पकड़ा क्योंकि रात में ट्रक चलने लगती है ऊपर, तो मैं नीचे से गया क्रॉसिंग वाले रास्ते से पैदल। कल करीब 16 किलोमीटर चले। हमारे साथ एक यूसुफ भाई हैं, इनको भी अभी छुड़वाए हैं जेल से, 3 साल थे ये। हमको अच्छे लोग नहीं चाहिए, काम के लोग चाहिए। तुम काम कर सकते हो, आओ हमारे साथ, हम बताएंगे कैसे करना है। नहीं तो ये तुम देखो, इसी पे तो चर्चा कर रहा हूं सुबह से। ताकत ही नहीं पैदा है, अंधेरे में कहीं फोकस होता है, अंधेरा शक्ति विहीन है। लेकिन इस लाइट में ताकत नहीं है, दिए में ताकत है, क्योंकि दिया खुद जल रहा है। तुम एक दिए से दूसरे दिए को जला सकते हो, लेकिन तुम एक बल्ब से दूसरे बल्ब को नहीं जला सकते। रोशनी दोनों दे रहे हैं, तो तुम्हारी जो रोशनी है वो कृत्रिम है, ताकत है ही नहीं, कुछ जल ही नहीं रहा है। एक कैंडल से तुम हजारों कैंडल जला सकते हो, क्योंकि कैंडल जल रही है, गल रही है। ये बल्ब गल रहा है। तभी तो तुम देखो पिछले 6 दिन से मैं एक चीज पे जोर दे रहा हूं, शक्ति का विकास करो। कुछ नहीं होगा उसके बिना। ना तुम अपनी आदतें छोड़ पाओगे, ना तुम इस द्वंद्व को छोड़ पाओगे। मन का पहला लक्षण है आदत। सिगरेट पीना आदत है, तंबाकू खाना आदत है, गुटखा खाना आदत है। कौन सा उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है? जब शुरू किए थे तब नहीं पता था, लेकिन अब तो पता है ना। लेकिन हो गई आदत, और मरी हुई चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हो। हमारे गुरु ने हमसे यही कहा था, कहा तुम कितने मुर्दा आदमी हो यार, मरी हुई चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हो। ये मन की दूसरा लक्षण है द्वंद्व। जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी। देखो तुम कभी कभी टर्की में देखो, सुबह लोग बच्चे क्लास में अटेंड कर रहे थे, क्लास पूरी छठी क्लास की गिर गई, वहीं दफन हो गए। जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तुम चाहते हो स्पष्ट हो जाए कि मैं आईएएस की तैयारी करने आ रहा हूं, क्या मेरा हो जाएगा? मुझको क्या पता।
तो जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन तुम स्पष्ट चाहते हो, इसलिए द्वंद्व का शिकार हो। तो तुम्हें क्या करना है? रिस्क लेना है। लेकिन रिस्क कौन ले सकता है? ताकतवर मन, कि जो होगा देखा जाएगा। आदत छोड़ने के लिए क्या चाहिए? ताकतवर मन। द्वंद्व से बचने के लिए क्या चाहिए? ताकतवर मन। यही मन तुमको बेवकूफ बना रहा है डेली। अभी होली आ रही, घर जाओगे 3-4 किताब बैग में रखवा लेगा, निकलेगा मोबाइल चार्जर, 3-4 किताब रखवा लेगा। कह रहे अब की बार मजाक नहीं करना है, पढ़ना घर चल के, और 3-4 किताब रखवा लेगा। वहां पहुंच के कहेगा इलाहाबाद में तो पढ़े रहे हो यार, अब घर आए हो तो पढ़ने आए हो। लो, मजेदार बात है, तुम्हारे ही अंदर बैठा, कोई बाहर का बनाए तो समझ में आता है। कोई बाहर का बनाए तो समझ में आए। और मन का चौथा, उससे भी खतरनाक लक्षण है, यह अपनी कमी को कभी नहीं देखता। इसको हमेशा दूसरे में कमी दिखाई पड़ती, हमेशा। ब्राह्मण बुरे हैं, दलित बुरे हैं, मुसलमान बुरा है, हिंदू बुरा है। तुम भिखमंगे, तुम्हारे अंदर कोई है क्षमता? भाई मुझे देखो, मेरे लिए ना दलित बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना पंडित बुरा है। सब अपनी अपनी तरह से मौज में जी रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना विकास किया। इसको अपनी कमी नहीं दिखाई पड़ती। साल साल भर लोग कोचिंग करते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि मेरी तैयारी है कि नहीं है। पता ही नहीं चल पाता। ये खुद को नहीं देखता, हमेशा दूसरों को देखता है। खुद को देख ले तब तो बदल ले, देखेगा ही नहीं। अपनी कमी देखने के लिए ताकत चाहिए। ये चारों चीजों से निपटने के लिए ताकत चाहिए। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं, कभी भूले नहीं? कौन कौन आईक्यू लेवल क्या होता है? देखिए आईक्यू लेवल क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है। आप बस इसका जवाब दे लेने दीजिए, फिर पूछिए आईक्यू लेवल क्या होता है। इस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम ही हमारी मेमोरी को कंट्रोल करके रखता है। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें, हर चीजें याद रहती हैं। तो इसको नापने का भी कोई ना कोई एक यूनिट होना चाहिए ना। जैसे हम आपको गेहूं देंगे तो तुरंत उसको किलो में नापिएगा, चावल देंगे तो किलो में नापिएगा, कपड़ा देंगे तो मीटर में नापिएगा, गैस देंगे तो वॉल्यूम में नापिएगा, एमएल में नापिएगा, लीटर में पानी नापिएगा। उसी तरह से हम कितना देर याद रखते हैं इसको काटेक्स में नापते हैं। जिसका काटेक्स ज्यादा उसको कहते हैं कि ससुरा बहुते इसका दिमाग तेज है, यानी इसका आईक्यू लेवल ज्यादा है। और जिसका काटेक्स यानी याद रखने की क्षमता कम है उसे कहते हैं कि इसका काटेक्स कम है, यानी आईक्यू लेवल इसका कम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे टीचर आए होंगे। कुछ टीचर आपको नोट्स खोल के पढ़ाते हैं। कोनो किताब उताब नहीं है जी? हाँ, कोनो किताबें ना है, खाता बुक वे देना यहाँ, इसी को समझा देते। देखो, एक हिसाब किताब वाला किताब है। दिवाली के समय हिसाब किताब फाइनल होता है ना, सबका सैलरी उलरी का। तो कुछ टीचर को देखिएगा ना, तो ऐसे एक किताब लेके रखे रहेंगे लोग, और इसी में देख के पढ़ा देंगे। बाबू देखो, नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है, 2 ना 3 होता है। नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट होता है। ऐसे लोगों का मतलब ये खाता बुक रख दो भाई, इसका हिसाब दिवाली में हो जाएगा। तो ये ऐसे लोगों का इस आईक्यू लेवल कम है। लेकिन कुछ लोगों को देखेंगे आप, उनको किताब उताब से मतलब नहीं होता। जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कभी जाइए तो देखिए, या बड़े टीचर आईआईटी वगैरह जाएंगे, बहुत एकदम टीचर आते हैं आराम से, कोई नोट सोर्स कुछ नहीं, आया पढ़ा रहा है, चालू किया, एकदम मस्त इंजॉय करके चला गया। तो इनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है। आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए हम आपको बताए भी थे, दिमागीन खाइए, अच्छा रहता है। एक ही तरह की सोच मत सोचिए, अच्छा रहता है। समझ आ गया? प्यार वगैरह के चक्कर में मत रहिए, अच्छा होता है। देखिए, प्यार मोहब्बत आपको हो ही जाता है, ये उम्र की गलती है। लेकिन सही क्या है कि आपके अंदर एक समझदारी रहनी चाहिए कि भाई साहब ये उम्र की गलती है, तो इसे गलती भरी स्वीकार कीजिए। अपने आप को जीवन साथी बनाने की कोशिश मत करिए। बस ये एक समाज के लिए गलत है, हमारी संस्कृति के लिए नहीं है, तो आप करते हैं तो छुप के ही रहिए। एक इस लेवल के रखिए कि भाई हमारी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम टेम्पोररी आए हो, नहीं तो इसमें चल जाओगे। लेकिन अगर ये प्रेम मोहब्बत में पड़ेंगे
करेंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा, पूरा नर्वस सिस्टम को चौपट कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आईक्यू लेवल क्या होता है? अब आप बताएंगे आईक्यू लेवल किसका अच्छा है, आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाएंगे? तो याद रखिए आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किए उसको सुबह से रात तक देखते रहिए, एक बार रिवाइज मारिए कि सुबह उठे थे, ये किए थे, इसके बाद पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, खान सर ये पढ़ाए थे, आप कहीं मैथ पढ़े होंगे उसको सोचिए मैथ में क्या पढ़ाया गया था, खटाखट खटाखट आपको सोचना ही है ना, सोचने में कितना टाइम लगता है, खटाखट। तो अगर इसको रिवाइज करते रहेंगे गिन के 42 दिन में आपका आईक्यू लेवल तेज हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि सर जी हमरो बिना किताब का याद हो गया। और अगर यही खत्म हो जाएगा तो क्या कहिएगा, आपका भी आईक्यू लेवल गिर जाएगा। सपना कैसे आता है? ये ब्रेन की वजह से आता है। थके नहीं रहेंगे ना, नींद अच्छी नहीं रहेगी तो सपना आने लगेगा, क्योंकि ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता है। टॉपिक भूल जाते हैं, मतलब आपके दिमाग में दूसरा टॉपिक चलता है। आप लाइफ में किसको किसको आई लव यू बोले हैं कभी भूले नहीं? कौन कौन आपको मारा है या कुछ उल्टा सीधा बोला नहीं बोलते। रीजन क्या? आप कितनी बार किसी चीज को रिवाइज मारते हैं? 21 दिन के अंदर अगर आपका दिमाग कभी किसी चीज को रिवाइज मार दिया ना तो फिर वो भूले नहीं देगा अगले 2 महीने तक। यानी हर 21 दिन पे उसको रिवाइज मारते रहिए। और अगर हर 7 दिन पे मारेंगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। हम लोग को क्या है भैया, दिन रात पढ़ाते आदमी पगला जाता है। इसलिए आप कोई नींद में भी पूछेगा खान सर स्वायत्त तंत्रिका तत्व किसे कहेंगे? स्वायत्त में कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, बस यही आ जाएगा। क्यों इतना जल्दी रिवाइज मारा आदमी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया है। सबकॉन्शियस देखिए, कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि आप ये अगर पूछेंगे कि खान सर जो 1 हफ्ता क्लास नहीं लिए थे कहाँ थे, तो हम सोचने लगेंगे ये स्टूडेंट है, इसे हर बात क्या बताएगा आदमी कि किस डॉक्टर के पास थे, कहाँ गए थे। नॉर्मल बोल देंगे बाबू थोड़ा सा मेडिकल हेल्थ इशू था इसलिए चलेगा। लेकिन अगर मम्मी पापा पूछेंगे तुमसे हर चीज बताएंगे। तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है वो उसे क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कोई हमारा नाम पूछेगा खटाक से बता देंगे खान सर, समझ में आ गया कि नहीं? ओरिजिनल नाम तो आपको भी नहीं बताते हम लोग यहाँ पे। तो सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दीजिए जो चीज, जैसे आप स्टेशन पे उतरिए या बस स्टैंड पे उतरिए, अपने घर जाने के लिए कभी रास्ता याद किए हैं? हाँ, इसके बाद दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना, आप फोन पे बतियाते भी चले जाते हैं। तो जब कभी किसी चीज को बहुत बार रिवाइज मार देते हैं तो वो चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपना कैसे आता है? जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तब। नींद प्रॉपर लिया कीजिए, नींद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप जिस दिन बहुत ज्यादा थके रहेंगे उस दिन कोई सपना नहीं आता है। हम लोग का जब ऑफलाइन क्लास रहता था सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक पढ़ाता था आदमी, जो ने करवट सोता था उधर उठ जाता था, सपना का नाम ही नहीं आता था। समझ। एक चीज पूछ रहे हैं सर, कोमा क्या चीज होता है और सर दर्द क्यों करता है? जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आएगी वो चीज दर्द करने लगेगा। जैसे आप दौड़ेंगे तो आप सांस ज्यादा नहीं ले पाते, ऐसे लेते हैं तो बॉडी में सांस नहीं पहुंच पाता और हाथ पैर में आपके लैक्टिक एसिड जम जाता है जिसलिए दर्द करने लगता है। तो जब कभी भी मेहनत करने लगेंगे या फिर एक दब हो जाएगा तो ब्रेन दर्द करने लगता है। दूसरा कोमा क्या होता है? ब्रेन हमेशा वर्किंग करते रहता है। अगर वो रेस्ट में चला गया तो उसी को कोमा कहते हैं। अब परमानेंटली रेस्ट में चला गया तो मरिए जाएंगे। बेहोशी में क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का संपर्क टूट जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? बेहोश हो गया है। पानी नहीं छिड़केंगे ना तो स्पाइनल कॉर्ड में उसमें संपर्क जुड़ जाएगा, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम ही नहीं कर रहे हैं तो कोमा में चले गए। कोमा को हाफ डेथ कहा जाता है, आधा मरा हुआ व्यक्ति है। जो व्यक्ति कोमा में चला जाता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि वापस आएगा ही आएगा, लेकिन बेहोश है तो कोई दिक्कत नहीं, पानी फेंकिए मार देगा। उसको कहते हैं लोग बिहार में लोग दांत लग गया, फीट मार दिया, पानी फेंकिए सही हो जाता है। ये क्या करते हैं? एटीट्यूड्स इसमें हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? पहला फायदा, ये आपको अवांछित सूचनाओं से बचाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अवांछित सूचनाओं से बचाओ। ये जो दिमाग नाम की चीज है ना, इसमें धुआं निकल जाएगा अगर आपने इसको ठीक से इस्तेमाल नहीं किया तो। मूर्खों का लक्षण ये है कि वो अनावश्यक चीजों पर दिमाग ज्यादा लगाते हैं, काम की बात पे नहीं लगाते हैं। जैसे कई लोग आपको देखेंगे जिनको 300 फोन नंबर याद है, उनसे आप पूछो कि इसका फोन नंबर क्या, मैं बताता हूँ ना, देख क्या वाह यार बड़ी जबरदस्त मेमोरी है, वो इसी में खुश है। जिस जमाने में सारे फोन नंबर सेव हो जाते हैं उस जमाने में फोन नंबर याद करना अपनी मेमोरी पावर का बेजा इस्तेमाल है, गैर जरूरी इस्तेमाल है। जितनी बाइट्स खराब की हैं अपने फोन नंबर याद करने में, उतनी बाइट्स में कुछ काम की बात याद कर लेते हैं। क्यों फोन नंबर याद किया? 2-4 फोन नंबर समझ में आते हैं, इमरजेंसी में याद होने चाहिए। संकट हो गया, फोन गुम हो गया, नंबर याद नहीं है, 2-4-5 नंबर समझ में आते हैं कि याद होने चाहिए जो जरूरी नंबर है। और आपको हर किसी का नंबर, अखबार वाले का नंबर भी याद है, रिक्शा वाले भी 6 नंबर है, रिक्शा वाला 1, रिक्शा वाला 2, रिक्शा वाला 3, सबके नंबर याद कर रखे हैं। तब तो ये हद है ना भाई। इसका मतलब अनावश्यक सूचनाओं से आपका लगाव है, बहुत ज्यादा बेकार की बातों में लगाव है। अब एक सिंपल एग्जांपल अभी का देखिए। जैसे मैं सामने आप सबको देख रहा हूँ, 500 लोग बैठे हैं लगभग, सबका चेहरा अलग, सबका स्टाइल अलग, सबके कपड़ों का रंग अलग, सबकी गर्दन किस कोण पे घूमी है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब मेरी स्थिति क्या है? जो सार्वत्रिक दार्शनिक है उसने इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है, मतलब वक्ता की स्थिति क्या होती है उसके बारे में। अब मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई भी पढ़ाएगा, आप सबको हमेशा ये लगेगा कि आपको ही देखा जा रहा है ना। ये लगना वक्ता की सफलता है, क्योंकि सच बात है कि वो आप में से किसी को नहीं देख रहा होता, एक को भी नहीं देख रहा। मतलब देख भी रहा तो इस सेंस में कि हाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सेकंड के एक आध हिस्से में, दशमलव वाले हिस्से में किसी एक आध नजर जाती होगी, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और, ऐसे होता होगा। स्वाभाविक यही है। अब मैं ऐसे देख रहा हूँ, वहां 50 लोग हैं, किसने जोर से मुंडी हिलाई तो वो दिख जाएगा 1 सेकंड के लिए,
फिर वहां किसी ने हाथ यूं किया तो वो दिख गया 1 सेकंड के लिए, कुछ अजीब सा दिखेगा तो वहां नजर 1 आध सेकंड को जाएगी, वरना नजर सामान्य रूप से ऐसे घूमती रहेगी। यही होगा। अब अगर कोई कहे कि यार आप क्लास में पढ़ाते हो सब बच्चों को देखते हो, ये बताओ कि इस नाम के बच्चे ने आज कौन सा रंग का स्वेटर पहना हुआ था, और आप कहे कि वो आगे से 5वीं रो में बाईं तरफ 30 नंबर बैठा हुआ था, आप कहेंगे यार मुझे क्यों पता होना चाहिए, ये तो कहेंगे क्यों पता होना चाहिए। कई लोगों की रुचि इसी में होती है, और इस मामले में बड़ा आश्चर्य है, मतलब जेंडर सेंसिटिव में बहुत ज्यादा हूं, लेकिन मैंने ऐसे पाया है कि शादियों में मैंने देखा है महिलाओं की भाषा में अक्सर ये होता है कि ये वही साड़ी है जो 2 साल पहले तुमने पहनी थी। ऐसी बातें मैंने सुनी है, मुझे नहीं पता कि ये मैं सही बात कह रहा हूँ कि गलत बात कह रहा हूँ, पर मैंने सुना है ऐसा। और मैंने महसूस किया कि पुरुषों को इस बात का पता ही नहीं होता कि पिछली कितनी शादियों से एक ही कमीज पहने काम चला रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए ये सूचना अनावश्यक सूचना है। और महिलाओं की शायद मजबूरी है, क्योंकि उनके लिए मैंने कहा था ना एक बार कि सौंदर्य उनके लिए एक मजबूरी का मामला ज्यादा है, शायद इस वजह से उस पर फोकस इतना ज्यादा है। वो हमेशा सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में रहती है कि साड़ी अरे रिपीट कर दी तूने, तो 6 साल पहले ही पहनी थी एक बार तुमने, फिर और आदमी कह रहा है 6 साल नहीं, 6 साल से रोज पहनता हूं भाई, तुम 6 साल बाद आए हो, मैं तो रोज का है। कौन सी सूचना आवश्यक है, कौन सी अनावश्यक। अब जैसे ये मेरे लिए क्यों आवश्यक होना चाहिए कि आप में से कौन कहाँ बैठता है, किसके साथ बैठता है, किस रंग के कपड़े पसंद है, टोपी लगाता है कि नहीं लगाता है, चश्मा लगाता है कि नहीं, मुझे मैनू की मुझे क्या मतलब इस बात से। लेकिन अगर मैं अपने दिमाग को अभ्यस्त न कर लूं इस चीज के लिए कि इन चीजों पर ध्यान देना ही नहीं है, तो मेरी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाएगी उन सूचनाओं को ध्यान से देखने में जो गैर जरूरी है। और आप समझ रहे हैं दिमाग का धुआं निकल जाएगा, इतनी सूचना। जब आप घर से निकलते हैं पूरे दिन भर में ऐसी लाखों करोड़ों सूचनाएं आपके आसपास हैं जिनको लगातार इग्नोर करना होता है, और यदि आपने उन पर फोकस करना शुरू कर दिया तो आप अपना काम कभी कर नहीं पाएंगे। इग्नोरेंस इज ब्लिस जब कहते हैं ना, उसका एक बड़ा पक्ष ये भी होता है कि लाखों सूचनाएं आपके आसपास हैं, उनमें से काम की 2-4 हैं आपके लिए, बाकियों को इग्नोर करना भी आना चाहिए। एटीट्यूड्स हमें यह समझा देते हैं कि कौन सी सूचना पर ध्यान देना है, कौन सी पर ध्यान देना ही नहीं है। तो आवश्यक सूचनाओं का चयन बहुत आसान हो जाता है। जैसे किसी का एटीट्यूड है कि भाई एनिमल्स के प्रति करुणा का भाव है उसके मन में, अब वो चल रहा है, हजारों सूचनाएं ध्यान नहीं दे रहा, जैसे ही एक एनिमल कहीं दिखा उसको खटक से वहां ध्यान जाएगा, वहां पूरा ध्यान से देखेगा, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में आ जाएगा, और बाकी हर चीज को ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में इग्नोर करते हुए चलता जा रहा है। इससे बचाव होता है ऊर्जा का, समय का, और दिमाग से क्या नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता है, वरना दिमाग फट जाएगा किसी। इतनी वेस्टेज हो जाती है। दूसरा एटीट्यूड जो करते हैं हमारी क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मूर्ख होने में फायदा बहुत है, क्योंकि मूर्खों को कंफ्यूजन कभी नहीं होता है। जो जितना बड़ा मूर्ख उतना बड़ा क्लियर हर चीज में। तो मूर्खता और स्पष्टता में बड़ा गहरा संबंध है, और थोड़ा बहुत मूर्ख होने का फायदा भी है, बहुत समझदार होना ठीक भी नहीं है। आपको हर चीज में कंफ्यूजन हो तो जिएंगे कैसे भाई? थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे राष्ट्र का मामला है, आपने खर्च का राष्ट्र के बारे में कोई बात नहीं होगी, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई मूल्य नहीं है, बात खत्म। क्लैरिटी है ना भाई, सारी बात ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान सब ठीक है, किंतु हिंदू हिंदू होता है, बस। ये जो क्लैरिटी है इसका अपना सुख है। तो जिस जिस बिंदु पर आपकी एटीट्यूड स्पष्ट है उस बिंदु पर आपकी क्लैरिटी है, आपको तथ्य विचार बहुत प्रभावित नहीं करते, और ये फायदा आपको सामान्य जीवन में आपका कॉग्निशन का एस्पेक्ट थोड़ा सा सेफ रहता है, सुटेबल रहता है। अंतिम बात है शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, निर्णय की प्रक्रिया में आसानी या छोटे रास्ते, डिसीजन मेकिंग। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये वाला, ये लिखा हुआ है सिंधु घाटी की लिपि में अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की स्पष्टता, ठीक है। तीसरा है शॉर्टकट फॉर डिसीजन मेकिंग, और शॉर्टकट फॉर डिसीजन मेकिंग दरअसल यही चीज होती है ह्यूरिस्टिक थिंकिंग प्रोसेस या ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, यही चीज है। जिसके पास शॉर्टकट्स हैं उसका जीवन आसान है, और एटीट्यूड्स क्या करते हैं, शॉर्टकट्स दे देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को ये पता है कि भाई मुसलमान लोग जो है ना अच्छे नहीं होते हैं, ये इसका रिवर्स, किसी को ये पता है कि हिंदू लोग जो है ना अच्छे नहीं होते हैं, मुसलमान है, उसको ऐसा लगता है। ये धारणा कितनी भी गलत हो, इससे इसी एनर्जी बहुत सारी बच जाएगी। कि आपको कॉलेज में पढ़ रहे थे, कोई व्यक्ति पसंद आया, आपने उससे पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा तौसीफ अहमद, आपने कहा चलो फिर बाय बाय। एकदम क्लैरिटी है कि जैसे ही नाम मुसलमान का है उससे आगे बात बढ़ानी ही नहीं, कितना ही अच्छा हो। सो क्लियर।
और शबाना ने पूछा किसी से तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा पंडित संजीव शर्मा। चलो शर्मा मत, आगे जाओ, बात नहीं होगी, निकाह नहीं हो सकता आपका हमारा, क्योंकि उसको क्लैरिटी है कि मुसलमान से ही निकाह करेंगे, हिंदू से ही करेंगे। तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, किंतु क्या होता है शॉर्टकट्स डिसीजन मेकिंग है। फैसला हो गया तुरंत, वरना 6 महीने घिसटते उसके बाद फैसला करते, तुरंत फैसला हो गया। और शॉर्टकट्स होते कौन से हैं? जैसे किसी का एटीट्यूड है, अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत लगाव है कि मेरी मम्मी कहती थी, मेरे नाना जी कहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। सुने वाला गीत आपने? एक बहुत प्रसिद्ध गीत हुआ एक जमाने में, शशि कपूर उसमें घोड़े पर बैठे नायिका को लेके चल रहे हैं पैदल। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे, है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, कहानी नहीं है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। नाना कहते थे, नाना ने कहा तो सच्ची है ही ना भाई, फिर कैसे झूठी हो गई? तो क्योंकि मेरे नाना कहते थे इसलिए है ये कहानी बिल्कुल सच्ची। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति भरोसा हो ना कि अरे यार उसने कहा है, नहीं पापा ने कहा, अरे पापा ने कहा जी बात खत्म, पापा कहेंगे नस काटो बेटा, नस काट देंगे हम, लेकिन पापा ने कहा है, इससे क्या होगा? शॉर्टकट मिलेगा। और आपका कॉग्निटिव बेनिफिट सिर्फ इतना है, अनावश्यक सूचनाओं पर ध्यान नहीं जाता है, फैसले जल्दी होते हैं, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होता है। और आम आदमी को इतना ही चाहिए, जो ज्ञानी महात्मा लोग होते हैं ना, उनकी बात अलग है। आम आदमी को इतना ही चाहिए कि दिमाग में कंफ्यूजन ना हो, सीधे सीधे बातें पता हो। भगवान जी हैं, बात खत्म। हाँ है भगवान जी। कौन भगवान जी? हनुमान जी भगवान जी। हाँ ठीक है, फाइनल है, हनुमान जी भगवान जी है। उनसे ये नहीं पूछना कि फिर राम जी क्या है, अरे यार इतना मत पूछो, राम जी भी भगवान जी हैं। अच्छा फिर दोनों में संबंध क्या, दो भगवान हो गए तो? अरे यार छोड़ो ना ये सब बात, ये भगवान लोग आपस में देख लेंगे। हमारा काम इतना ही है कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी है और राम जी का किसी भी दिन चल जाएगा, हमें तो सिर्फ इतना पता है। सोमवार शिव जी का क्यों है, भगवान के 7 दिन का नहीं होते? अरे यार दिमाग मत लगाओ, शिव जी का सोमवार होता है, शास्त्रों में कहा है, बात खत्म। लिखा है ना गीता में? नहीं लिखा है? अरे लिखा है, बात खत्म करो यार, कब से सुन रहा हूँ गीता में लिखा है, पढ़ी थोड़ा ना गीता मैंने, लिखा है गीता में बस। ये है शॉर्टकट्स, इनसे जिंदगी हो जाती है बहुत खूबसूरत, बहुत आसान। इसको एंजॉय कीजिए, जिसको बोलते हैं आपकी भाषा में चिल मारो यार। चिल मारने का काम सबसे पहले कौन करता है? एटीट्यूड, संज्ञानात्मक फंक्शन।